हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे आज के वीडियो से। और आज के वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं 21 अक्टूबर 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन आप जब भी डाउनलोड करें तो 5 स्टार रेटिंग गूगल प्ले स्टोर पे देना ना भूलिए। ध्यान रखिए, एग्जाम इंजन डेली आपके लिए फ्री स्टडी मटेरियल स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के फॉर्म में लेकर आता है। इतना ही नहीं, जब भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें तो उसके अंदर फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है, जहां पर आपको एमसीक्यूज, चाहे वो जीएस के हों, चाहे रीजनिंग के आंसर की के साथ, मैथ्स के और इंग्लिश के, ये सारे आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो आप ये सारी चीजें जो कि फ्री स्टडी मटेरियल के रूप में उपलब्ध हैं, उनको भी डाउनलोड करना वहां से ना भूलें। शुरू करेंगे आज का वीडियो, लेकिन पहले बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक सवाल ये पूछा था कि पहली ऐसी गर्ल स्टूडेंट कौन है, मतलब पहली ऐसी ये छात्रा कौन है जिनको भारत के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है कविता गोपाल। आप में से कई सारे स्टूडेंट ने सही आंसर किया है। कविता गोपाल जो है ये आईआईटी मद्रास की छात्रा थी और इनको साल 2019 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी मद्रास के 59th कॉन्वोकेशन सेरेमनी में इनको सम्मानित किया था। और ये क्वेश्चन इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि आईआईटी मद्रास के पिछले 60 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी छात्रा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अदरवाइज इससे पहले सिर्फ और सिर्फ छात्रों ने ही इस अवार्ड को जीता था। ये अवार्ड हमेशा उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है जो कि एकेडमिक्स में बहुत ही बेहतरीन या उत्कृष्ट कार्य करते हैं। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में जो टाटा पावर कंपनी है, इन्होंने किस राज्य सरकार के साथ एक पैक्ट साइन किया है और इस राज्य के अंदर ये ईवी चार्जर्स का एक नया नेटवर्क स्थापित करने जा रहे हैं। तो टाटा मोटर्स के अंतर्गत टाटा पावर के द्वारा आसाम सरकार के साथ ये पैक्ट साइन किया गया है। आसाम के अंदर हिमांता विश्व शर्मा की सरकार है और आसाम में टाटा पावर के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जर्स की अब स्थापना करी जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को अगर बढ़ावा देना है तो उससे पहले चार्जिंग स्टेशंस का होना भी बहुत जरूरी है। आसाम में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? तो इनका नाम है गुलाब चंद्र कटारी। कौन है? गुलाब चंद्र कटारी। ध्यान रखिए, पिछले ही साल आसाम में पहले 5 नेशनल पार्क हुआ करते थे, बट लास्ट ईयर 2 नए नेशनल पार्क बनाए गए। इस टाइम पर टोटल 7 नेशनल पार्क हैं आसाम में। ये कौन कौन से हैं? तो देखिए, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट तो है काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, एक तो हो गया। दूसरा है आपका मानस नेशनल पार्क। तीसरा है डिब्रू नेशनल पार्क, ठीक है। चौथा आपका हो गया ओरांग नेशनल पार्क। ओरांग के बाद एक आपका है यहाँ पर नामेरी नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये 5 नेशनल पार्क पहले थे, बट लास्ट ईयर 2 नए नेशनल पार्क बनाए गए। अब ये 2 नए कौन से हैं? एक तो है रायमोना नेशनल पार्क, जो कि लास्ट ईयर बना है, और दूसरा है देहिंग पतकाई। तो टोटल आप देखोगे तो 7 नेशनल पार्क है आसाम के अंदर। भारत का पहला आरआरटीएस जो है, जिसको नमो भारत के नाम से जाना जाएगा, तो अब ये बहुत जल्द शुरू किया जाने वाला है और नवरात्रि के आखिर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे दिल्ली से। यहाँ पर आरआरटीएस की फुल फॉर्म क्या है? तो इसको बोलते हैं रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मैंने आपको इससे पहले कई बार ये बताया हुआ है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में करीब 3 साल का समय लग चुका है। पिछले एक साल से बहुत ज्यादा न्यूज में है। रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, ये एक तरीके से मेट्रो ट्रेन है जो कि दिल्ली को मेरठ से कनेक्ट कर रही है वाया गाजियाबाद। पिछले 8 महीनों से इसके ट्रायल चल रहे थे बहुत ही तेजी से, और अब जाकर इसका कार्य पूरा हो चुका है, ये वेरीफाइड हो चुकी है। और अगले 2 से 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। तो ये जो आरआरटीएस है, इसको नमो भारत के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए, ये भारत की पहली आरआरटीएस है। इसको बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, इसको जिस कंपनी ने बनाया है, इसको बोलते हैं एनसीआरटीसी, जो कि इस ट्रेन के आगे लिखा हुआ है। और इसका फुल फॉर्म इसको बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। इसी के द्वारा इसको बनाया गया है। वैसे आपको बताऊं, इस साल के शुरुआत में आरआरटीएस का नाम रैपिडेक्स रखा गया था, लेकिन अब फाइनली इसको बदल के नमो भारत कर दिया गया है। तो आप कंफ्यूज मत होना, रैपिडेक्स ही नमो भारत अब कहलाएगी। और इसकी जो स्पीड होगी, ये 180 किलोमीटर पर आवर तक जा सकेगी। और दिल्ली से लेकर मेरठ तक अभी करीब 5 से 6 घंटे का समय ट्रैफिक की वजह से लग जाया करता था। लेकिन अब ये जो ट्रेन है,
ये मात्र 1 घंटे में 60 मिनट में आपको दिल्ली से मेरठ तक पहुँचा देगी। दिल्ली से मेरठ के बीच में 5 ऐसे स्टेशंस होंगे जहाँ पर ये रुकेगी। ये स्टेशन कौन-कौन से होंगे? पहला स्टेशन साहिबाबाद होगा, दूसरा स्टेशन गाज़ियाबाद होगा, तीसरा स्टेशन होगा गुलदर, जो कि गाज़ियाबाद के आगे पड़ता है। अगला होगा दुहाई और दुहाई के आगे जो लास्ट स्टेशन होगा वो होगा दुहाई डिपो। तो ये 5 स्टेशन में रुकते हुए पहुँचेगी मेरठ। ये कौन-सी कंपनी है जिसके द्वारा डिजी कवच अभी लॉन्च किया गया है? और ये जो डिजी कवच इनका टूल है, ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स को रोकने का काम करेगा। तो ये है गूगल इंडिया। गूगल इंडिया भारत में गूगल पे चलाते हैं। मेबी आप में से कई सारे लोग गूगल पे का आज की डेट में यूज़ करते हो। तो गूगल प्ले पे जो है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो भारत में लगातार फाइनेंशियल फ्रॉड्स के केसेस दर्ज किए जा रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए गूगल इंडिया ने अपना डिजी कवच नाम का एक नया टूल लॉन्च किया है। अगर किसी भी तरीके की ऐसी साइबर क्राइम की एक्टिविटी नोटेड डाउन होती है, तो ये तुरंत सबसे पहले जो कस्टमर है, उसको आगाह करेगा कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए या फिर 2 टू 3 लेयर एन्क्रिप्शन भी ये देंगे और एन्क्रिप्शन रेट मतलब कहने का ये है कि ये एक्स्ट्रा लेयर्स भी देंगे आपके अकाउंट को सिक्योरिटी की। तो गूगल पे पहले से ज़्यादा सिक्योर अब होगा। गूगल की स्थापना 1998 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया और इसके सीईओ हैं सुंदर पिचई, इनको तो आप जानते ही हैं। ये कौन-सा बैंक है जो कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत एक नया अभियान चलाने जा रहा है जिसका नाम है मूक कन्नूर मिशन। तो मूक कन्नूर मिशन चलाया जा रहा है फेडरल बैंक के द्वारा। अब ये मूक कन्नूर मिशन है क्या इसको समझिए। देखिए मूक कन्नूर एक विलेज का नाम है और ये विलेज पड़ता है केरल के अंदर एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है? अब ये विलेज के अंदर ये मिशन क्या है? तो फेडरल बैंक के जो फाउंडर हैं, ओके? इनका नाम है केपी हॉर्मिस। क्या नाम है? केपी हॉर्मिस। तो इनके नाम पर ही ये मिशन चलाया जा रहा है क्योंकि केपी हॉर्मिस जो है, इनका जन्म स्थान है मूक-कन्नूर। इस वजह से फेडरल बैंक इस मिशन के अंतर्गत इस गाँव को पूरे तरीके से अब डिजिटल बनाएगा। इस पूरे गाँव के अंदर डिजिटाइज़ेशन किया जाएगा। पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पर पौधे रोपण भी किया जाएँगे। वृक्षारोपण के अलावा नए-नए और ऐसे प्लान लॉन्च किए जाएँगे, जिससे कि यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स भी लगाया जा सके। कम्युनिटी डेवलपमेंट भी यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा कूड़े को मैनेज करने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी भी लॉन्च करेंगे। तो अल्टीमेटली एक तरीके से इस पूरे गाँव को चमकाने का प्लान बना रहा है फेडरल बैंक, जो कि इनके फाउंडर का बर्थ विलेज है। फेडरल बैंक की स्थापना 1931 में करी गई थी। बहुत ही जल्द इस बैंक के 100 साल भी होने वाले हैं और इसका हेडक्वार्टर है कोची। फेडरल बैंक के इस टाइम पे सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कौन से दिन मनाया गया? यह दिवस 20 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जिसके अंतर्गत हड्डियां काफी कमजोर हो जाती हैं। तो इस बार की जो थीम है ये रही सेटअप फॉर बोन हेल्थ, बिल्ड बेटर बोन्स। तो इसका मेन मकसद ये है कि ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनके आधार पर जिनको आप ध्यान में रख के अपनी हड्डियों को कमजोर होने से बचा सकते हो। What is the recently approved budget for the Ladakh Cathal Power Transmission Line by the government? भारत सरकार लद्दाख से लेकर कैथल तक एक पावर प्लांट लगाने जा रही है। एक तरीके से पावर प्लांट क्या आप बोलिए पावर लाइन है ये, ठीक है? जो कि लद्दाख से लेकर कैथल तक बिजली को सप्लाई करने का काम करेगी। तो इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित करी गई है? तो भारत सरकार ने 20,774 करोड़ की धनराशि इसके लिए आवंटित करी है। अब देखिए लद्दाख में एक जगह है जिसका नाम है पंग, क्या बोलते हैं? पंग। उसी तरीके से कैथल कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हरियाणा में। अब आप समझ गए होंगे कितनी लंबी पावर लाइन ये होगी। तो हरियाणा के कैथल से लद्दाख के पंग तक ये पूरी पावर लाइन बिछाई जाएगी, जिससे कि बिजली को वहाँ से यहाँ और यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़ॉर्म किया जा सकेगा। इनिशियल स्टेज में ये जो पावर प्लांट होगा, ये 13 गीगावाट की बिजली का उत्पादन करेगा, ठीक है? लेकिन आने वाले 2030 तक टारगेट लेके चल रही है सरकार कि ये 500 गीगावाट बिजली का उत्पादन करे। सरकार के द्वारा रबी की फसलों के लिए कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए अभी हाल ही में एमएसपी बढ़ा दिया गया है? एमएसपी जिसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य।
तो रबी की फसल के लिए अभी फिलहाल भारत सरकार ने 2024 से 25 के सत्र के लिए एमएसपी को बढ़ा दिया है। पहले तो आप ये जान लीजिए रबी की फसलें बोलते किसको हैं। बेसिकली 2 तरीके की फसल होती है, एक रबी की फसल और दूसरी होती है खरीफ की फसल। रबी की फसल जो है ये ठंड के मौसम में उगाई जाती है, मतलब अक्टूबर इसी महीने से लेकर दिसंबर तक ये उगाई जाती है और उसके बाद फरवरी के महीने में फसल काट ली जाती है। उसी तरीके से खरीफ की फसल जो है ये गर्मियों में उगाई जाती है। ये जून से लेकर जुलाई तक उगाई जाती है और ये फसल अक्टूबर के महीने में काटी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अभी खरीफ की फसल कट चुकी है और अब रबी की फसल लगाई जाएगी। रबी की फसलों में मेनली गेहूँ आ जाता है, ठीक है? सरसों आ जाती है, ये सब रबी की फसलों में आती है। खरीफ की फसलों में धान मतलब चावल आ जाता है और बाजरा आ जाता है, ओके? ये सब सोयाबीन आ जाता है, ये सब खरीफ की फसल में आता है। अब सवाल ये उठता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है? देखिए है क्या कि पहले क्या होता था जब किसान अपनी फसलों को मंडी में बेचने जाता था, तो वहाँ पे व्यापारी किसानों की सिधाई का फ़ायदा उठाकर बहुत कम पैसे में उनसे फसलें खरीद लिया करते थे। जैसे मान लीजिए किसान ने 500 कुंटल गेहूँ उगाया है इस बार, तो इसके पास तो ये फसल बहुत बड़ी तादाद में है। अब ये बेचारा किसान इतना सारा 500 कुंटल अनाज लेकर कहाँ घूमे बार-बार। तो व्यापारी क्या बोलते थे, जैसे मान लो नॉर्मल फसल है का जो प्राइस है, ये ₹20 किलो होना चाहिए। तो व्यापारी एक बार में बोलते थे कि आपका सारा जितना भी फसल है वो आप हमें दे दो, लेकिन मैं ₹12 का रेट लगाऊँगा, ठीक है? अब देखो कितने कम दामों में किसान से खरीद लेते थे और उसके बाद आगे बाज़ार में इसको 20 से ज़्यादा ही मूल्य में बेचते थे। इवन एक बार में इतना अनाज बेच लिया खरीद लिया है, अगली बार इसको बचाकर कालाबाज़ारी भी करते थे। जब मार्केट में फसल नहीं होती थी, तो अपना वही अनाज निकाल के उसको 2 गुने, 3 गुने दामों में बेचते थे। तो ऐसे में जो किसान है उसकी मेहनत बर्बाद जाती थी और किसान संपन्न नहीं हो पा रहे, जिसके लिए भारत सरकार ने एमएसपी का प्रावधान लाए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके तहत भारत सरकार एक न्यूनतम मूल्य सेट कर देती है हर एक फसल का, कि इतने से कम में आप खरीद नहीं सकते। ठीक है? तो इससे किसान की जो इनकम है वो संरक्षित होती है और किसान की जो इनकम है वो पहले से बढ़ी भी है। तो यहाँ पर बात करी जा रही है कि रबी की फसलों के लिए एमएसपी लॉन्च कर दिया है भारत सरकार ने। अब यहाँ पर बता दूँ इस बार सबसे ज़्यादा जो एमएसपी बढ़ा है, वो बढ़ा है किसकी फसल में? मसूर की दाल में। मसूर की दाल में बढ़ोतरी करी गई है ₹425 पर कुंटल। इसके बाद सरसों में बढ़ा है एमएसपी, ठीक है? सरसों में ₹200 पर कुंटल बढ़ा हुआ है। इसी तरीके से अगर बात करें तो गेहूँ में, गेहूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट फसल है इसका आपको पता होना चाहिए। गेहूँ में ₹150 पर कुंटल बढ़ाए गए हैं सरकार के द्वारा एमएसपी और इसके अलावा कुसुम की जो फसल होती है इसमें भी ₹150 बढ़ाए गए हैं और जौ में ₹115 की बढ़ोतरी हुई है। और अगर बात करें जौ के अलावा चने की फसल में हुई है बढ़ोतरी ₹105 की। तो ऐसे है कि ये लंबी-चौड़ी लिस्ट है, बट आप स्टिल गेहूँ का ध्यान रखिए, सरसों और मसूर इनका 3 का आप ध्यान रखिए, आपका काम हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा चौथा कृषि रोड मैप कौन से राज्य से लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी बिहार के दौरे पर थीं और वहां पर पटना से इन्होंने बिहार कृषि रोड मैप लॉन्च किया है 2023 से 28 तक के लिए और यहाँ पर नीतीश कुमार भी इनके साथ थे। अब सवाल ये उठता है कृषि रोड मैप का मतलब क्या है? देखिए 2023 से लेकर 28 तक 5 साल का टारगेट लिया गया है। बिहार के अंदर 1,64,000 करोड़ का बजट पास किया गया है कृषि को बढ़ावा देने के लिए। बिहार के किसानों की इनकम को अगले 5 साल में बढ़ाना है और कृषि को अगली और आज की डेट में जो तकनीकें यूज़ हो रही हैं, उस तकनीकों से उगाने की कोशिश करनी है। ये कौन-सी सेंट्रल एजेंसी है, जिसने साइबर फाइनेंशियल क्राइम्स को टैकल करने के लिए चक्र 2 नाम का एक ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो ये है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। अब सीबीआई ने जो चक्र 2 नाम का ऑपरेशन लॉन्च किया है, इसको पूरे भारत भर में 11 राज्यों में छापे मारकर लॉन्च किया है। 11 राज्यों के अंदर 76 ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर सीबीआई ने छापा मारा है, ये शक होने पर कि यहाँ से फाइनेंशियल क्राइम किए जा रहे हैं। ठीक है? तो साइबर फाइनेंशियल क्राइम वही आज की डेट में आप देखते हो आपको अननेसेसरी स्पैम मेल्स आते हैं, कई सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं, जिसमें आपको लिंक भेजे जाते हैं और क्लिक करने को बोला जाता है और जैसे ही आप क्लिक करके अपनी डिटेल्स फिल करते हो, आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। या कभी-कभी आपको बोला जाता है कि आपकी लॉटरी निकली है, आप अपनी अकाउंट डिटेल्स भेजिए। तो इस तरीके की जो स्पूफिंग मेल्स होते हैं,
मैसेजेस होते हैं, ऐसा करने वाली कई सारी जगहों पर छापा मारा गया है और 5 जगहों पर केस दर्ज किए गए हैं। बेसिकली ये जो राज्य रहे, ये रहा पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, हरियाणा, कर्नाटक, इन सभी राज्यों में छापे मारे गए हैं। सीबीआई की स्थापना 1963 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और सीबीआई के चेयरपर्सन हैं, या आप बोल सकते हो डायरेक्टर हैं, प्रवीण सूद। कौन है? प्रवीण सूद। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है? उड़ीसा में नवीन पटनायक सरकार ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है और इसका नाम है ट्रिपल एम। ट्रिपल एम। ट्रिपल एम का मतलब क्या है? मुख्यमंत्री मक्का मिशन। ठीक है। तो इस योजना के अंतर्गत उड़ीसा सरकार मक्के की खेती को और बेहतर बनाने के लिए जो उड़ीसा के किसान हैं उनको प्रशिक्षित करेगी। इतना ही नहीं, फाइबर फसलों पर भी ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि कॉटन की फसल हो गई, कपास और जूट की फसल हो गई, इन पर भी ध्यान दिया जाएगा। उड़ीसा में गवर्नर कौन है? ये हैं रघुबर दास। कल के दिन मैंने आपको बताया था कि नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं उड़ीसा में। गांधी बुनकर मेला, जो कि अपने आप में एक नेशनल हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन है, मतलब हस्तशिल्प प्रदर्शनी है। इसकी शुरुआत अभी कौन से शहर में करी गई है? तो इस प्रदर्शनी की शुरुआत कोलकाता में करी गई है और इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत भर के जो ऐसे बुनकर हैं, जो कि कहीं न कहीं वेविंग का काम करते हैं, उनको एक तरीके से मोटिवेट किया जाए कि वो खादी का उत्पादन करें। ठीक है? तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो गांधी बुनकर मेला जो है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो खादी से बने हुए वस्त्र हैं, उनकी मार्केटिंग को बढ़ावा देना। ये जो मेला है, ये 31 अक्टूबर तक चलेगा। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस हम लोग मनाते हैं, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। ये कौन है जिनको मरणोपरांत यूरोपियन यूनियन की तरफ से टॉप ह्यूमन राइट्स प्राइज से सम्मानित किया गया है? ह्यूमन राइट प्राइज उनको दिया जाता है जिन्होंने मानवता के लिए, या फिर आप बोल सकते हो मानवाधिकार के लिए कहीं ना कहीं समाज में फाइट करी है, लड़ाई करी है। उनको सम्मानित किया जाता है इस अवार्ड से। तो यूरोपियन यूनियन ने इस अवार्ड से महसा अमीनी को सम्मानित किया है। अब महसा अमीनी है कौन? देखिए, ये 22 साल की एक महिला थी और इनका निधन हो गया। पुलिस कस्टडी में ही इनको मार दिया गया था। पुलिस कस्टडी में इनकी जान चली गई थी और ये एक ईरानियन महिला थी। अब ईरान में तो आपको पता ही है, कानून है पर्दा सिस्टम का पूरे तरीके से, कि आपका फेस पर केवल आँखों के अलावा और कुछ दिखना नहीं चाहिए। आप पूरे मतलब स्पेशली महिलाओं के लिए कि आपकी बॉडी पूरे तरीके से कवर्ड होनी चाहिए। तो ऐसे में पर्दा सिस्टम के खिलाफ इन्होंने वहाँ पर मुहिम चलाई थी, जिनका नाम है महसा अमीनी। और उसके बाद इनके ऊपर कई एलिगेशन लगे, कई चार्जेस लगे और उसके बाद इन्हें पुलिस कस्टडी में लिया गया और पुलिस कस्टडी में ही इनकी मौत हो गई। और ये जो अवार्ड है, ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से 1988 से दिया जा रहा है। तो इस वर्ष 2023 का ये अवार्ड आने वाले 13 दिसंबर को एक सेरेमनी करी जाएगी और उसके दौरान महसा अमीनी को मरणोपरांत ये अवार्ड दिया जाएगा। अब मेरा आज का सवाल आपसे स्टैटिक जीके से है। आप में से कितने लोग बता सकते हैं संतोष ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। और कल से बहुत ही बड़ा और ह्यूज ऑफर आने वाला है आपके लिए एग्जाम इंजन में, क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा ऑफर नहीं आया है। तो मैंने सोचा है इस बार इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। रीजन क्या है कि आज सप्तमी खत्म हो रही है, कल दुर्गा अष्टमी लग रही है। तो आज रात 12 बजे से, जब से दुर्गा अष्टमी लग रही है, मतलब 22 अक्टूबर से अष्टमी, नवमी और दशहरा, मतलब 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर, ये तीनों दिन तक बैक टू बैक अगले 72 घंटे तक एग्जाम इंजन में आप कोई भी कोर्स अवेल करते हैं तो आपको 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। इतना बड़ा ऑफर आज तक नहीं आया है। तो आपके लिए अगर अभी तक फीस ज्यादा थी तो आप इसको मात्र आधे प्राइस में इन कोर्सेज को अवेल कर पाओगे। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 3 दिन तक ही है, दशहरे तक है। 2024 के किसी भी एग्जाम के लिए आप इस लाइव बैच को जरूर अवेल कर सकते हैं। 2024 में आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी राज्य का कोई एग्जाम दे रहे हो, ये बैच आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसमें कंप्यूटर भी फ्री है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स प्लस कंप्यूटर, सब कुछ है इसमें। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है फिर। इसके अलावा आप रिकॉर्डेड बैच लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इन सब के रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल हैं एग्जाम इंजन में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी दोनों ऑप्शन है आपके पास कि आप फुल बैच भी ले सकते हो, जीएस जी के कंप्यूटर, रीजनिंग और मैथ जिसमें कवर है, या फिर आप
जीएस-जीके और सिर्फ़ कंप्यूटर के साथ लेना चाहते हो तो ये भी आप अवेल कर सकते हो। एमटीएस के रिकॉर्डेड बैचेज़, कंप्यूटर मैगज़ीन, करंट अफ़ेयर की 2023 की प्रिंटेबल फ़ॉर्मेट की कंप्लीट मैगज़ीन, ये सब कुछ अगले 3 दिन तक अवेलेबल रहेगा। और जो जो ये मैगज़ीन है, क्योंकि मैगज़ीन के प्राइसेज़ ऑलरेडी बहुत कम है, तो मैगज़ीन में हम कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, बैचेज़ में 50% का डिस्काउंट है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय-बाय। आपका दिन मंगलमय हो।